हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवाज सेकंड जो हमारी बुक है। चैप्टर नंबर 8 हमारा बच्चों को आपका प्रारंभ हो रखा था और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं मानव पर्यावरण अंतःक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उसको मैं आपको मैप के माध्यम से उन सारे प्रदेश को बनाकर मैंने आपको समझाया था ग्लोब में और उनको दिखाया था। सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और होगा, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक है जो आपकी बुक है पूरी समाप्त हो जाएगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें पढ़ने में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, कोई आपका डाउट हो, कोई आपका कमेंट हो, कुछ भी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपके डाउट है तो, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो हम इस तरह से, जो आपको याद है कि हम लोग अभी लेक्चर को देख रहे थे और मानव संबंधित जो भी बाकी क्रियाएं थी उन सब पर हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात करा और हमने मैप बनाकर भी उस सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखा कि कहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और कहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके आपका इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने इसको देखेगा। तो अभी तक इस पूरे लेक्चर पढ़ने के बाद कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है? और कोई भी अगर डाउट है तो भी आप अपना प्रश्न हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने लेक्चर की तरफ। ध्यान दीजिए इस लेक्चर में। देखिए अमेजन का पूरी स्थिति को हम पढ़ चुके हैं और हम लोग जलवायु को भी इसमें लेक्चर में बहुत अच्छे माध्यम से आपका देख चुके थे। आज हम थोड़ी बात करेंगे इसमें आपका वर्षा वन प्रदेश की, कि यहाँ पर वर्षा वन प्रदेश आपके किस प्रकार के हैं, उन सभी को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखने वाले हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं कि क्या आपके वर्षा वन हैं, किस प्रकार के वन हैं और कैसी क्या स्थिति है, ताकि हम लोग इसमें एक एक करके बहुत अच्छे से आपकी चर्चा कर सकें और एक एक करके हम लोग उनकी बात कर सकें। ठीक, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों पर विशेष कर आपको ध्यान देना है और आपको देखना है कि चीज़ें किस प्रकार की हैं और कैसे क्या है। देखिए हम लोग बात करते हैं वर्षा वन की। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उगाती। अब देखिए जिस क्षेत्र में आपकी निरंतर वर्षा होती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जो फॉरेस्ट होंगे वो आपके डेंस होंगे। डेंस का मतलब सघन होंगे और सघन जो वन होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग आपको दिखाई देंगी, अगल आपको मिलेंगी, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर आपका नहीं पहुँचता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल ही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ की क्षमता हो। अब देखिए यहाँ केवल वही वेजिटेशन आपका ऊपर हो सकती है, पनप मतलब जी सकती है, चल सकती है, इसके पर जिसमें क्या हो, आप ध्यान रखना है, इसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी कि धूप बहुत कम मिलती है। परजीवी पौधों के रूप में आर्कटिक एवं बेलोमियार्ड आपके पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्रजातियां प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूंकन, गुंजन पक्षी, रंगहीन पक्षित वाले, मकाओ वाले पक्षी भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षी से भिन्न होते हैं। यानी कि जिस तरह के हमारे यहाँ पक्षी पाए जाएंगे और आप वहाँ के पक्षी को देखोगे तो दोनों के बीच बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो आपको नजर आएंगे। ठीक, प्राणी में बंदा, लीथन, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप, शरीफ आदि की आपकी विभिन्न प्रजातियां जो हैं इन वनों में जो है वो आपका पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, बुआ की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके अतिरिक्त आपके कीड़ों, हजारों जो कीड़े हैं वो भी यहाँ आपके पाए जाते हैं। इस बेसिन में निवास करते हैं मांस खाने वाले पिरायन, मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियों में अमेजन नदी में पाई जाती हैं। अब बहुत सारी विभिन्न मच्छियों की आपकी प्रजाति हैं, वो अमेजन जो नदी है उस नदी में आपकी पाई जाती हैं और उसको देखा जाता है।
असाधारण रूप से, समृद्ध रूप से इनको हम लोग देख सकते हैं। अगली बात कर रहे हैं वनस्पति के निवास की। कर जो आपकी वनस्पति है वो आपके किस तरह से निवास करती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आइए इसको देखें। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो जो यहाँ के कुछ वृक्ष हैं उनको काट देते हैं और उनको काट कर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए जो फसल है उसको उगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट चाहिए, फसल के लिए जो आपकी चीज़ें चाहिए वो आपका पर्याप्त होती हैं उसमें, और वो उनको मिल पाती हैं जिसको वो आपका देखना चाहते हैं। ठीक, तो आपको इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ छोटे छोटे से वन कटाव आपस में के लिए उगलते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। महिला जो है जो फसल है उनका ध्यान रखती हैं। वे टेपिया को अनानास शकरकंद उगाते हैं। यार ये ऐसी फसल है जिनको यहाँ के लोग आपका खास कर उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। यानी कि अगर आप लोग शिकार पर निकले और मछली करने निकले, जरूरी नहीं कि आपको चीजें मिल ही जाएं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है, यानी कि यहाँ एक एग्रीकल्चर का एक पैटर्न फॉलो होता है, जलाना और उसको दहन करना, उसको शांत करके करना। यानी कि जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी सेफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो होती है। इनका मुख्य आहार मेन्योक होता है, जिसमें कस्बा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यह चींटी की रानी अंडा कोस भी खाती है। मक्का मतलब जो आपकी कॉफी, मक्का, कोकोआ जैसी नगद फसलें भी उगाई जाती हैं। अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ कॉफी उगती है, मक्का बहुत अच्छे होती है ब्राजील में, और कोकोआ होते हैं, कॉफी के बीजों को हम लोग कोकोआ कह सकते हैं। कि ये चीजें यहाँ बहुत ही आपकी उगाई जाती हैं, या कोकोआ से आपकी चॉकलेट बनती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए प्रधान लकड़ी करता है। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छपरों के घरों में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि आपके मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उस प्रकार के अपने घर बने होते हैं और उस प्रकार के घरों में आपका निवास करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। वर्षा वन अत्यधिक घरों की लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के बने छत्ते के आकार के रूप में घर रहते हैं, जबकि कुछ लोग मैलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। कैसी होती है? तीव्र ढाल वाली होती है। क्या अब समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी ये कोई आपको छत में आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा समझिए इस बस पेपर पर। यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह के घर की छत होती है। इस तरह से वो अपनी झोपड़ी बना सकते हैं और कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? उनकी छत हो जाएगी, जिससे वो अपनी चीजों को कर सकते हैं, यानी कि तिकोना रूप में। ठीक है, यानी कि तीव्र ढाल वाली हो, जिससे कि वर्षा का पानी उस छत पर ना रुके, इस तरह के वो प्रयास। अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। कह रहे जो अमेजन आपका बेसिन यानी कि जहाँ आपके नदी वाला क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन है या लाइफ स्टाइल वो चेंज हो रही है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक उपाय है। कह रहे कि अगर आप वहाँ देखोगे कि जो आपका पुराना समय है, अगर आपको वन के अंदर पहुंचना है तो आपका नदी के माध्यम से ही एकमात्र उपाय है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचा जा सकता है। आप कह रहे कि 1970 में क्या बना है? ट्रांस अमेजन महावर्षा मार्ग बनाया गया है। अमेजन स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वह मूल आबादी का उस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए क्षेत्र में वहां बसना पड़ता है। ठीक, जहां पौराणिक तरीके की खेती करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपके पौराणिक तरीके की खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कह रहे जो आपके जैव विविधता के जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे आपके नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन
बेसिन में वर्षा वन का एक बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक बहुत बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों का लुप्त होने का प्रभाव क्या है। वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत बह रही है, संघनन। देखिए, ये बहुत सारे पहले इतने वन थे, फिर ये वनों को काट दिया गया है, इस तरह से मानव निवास बना लिया और इतना वन बचा, और अगले बार में ऐसा। तो कह रहे हैं कि इस स्पीड में जो है, जो आपके वन हैं वो आपके कम हो रहे हैं, यानी कि इन वनों का कम होना भी एक चिंतक है। ऐसा है, एक चिंतक विषय है, तो इसको समझना पड़ेगा और इसको देखना भी पड़ेगा कि ये चिंतक विषय क्यों बने हुए हैं, ताकि हम इन सब सारी चीज़ों को आपका देख सकें और इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें कि किस प्रकार की क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए ध्यान देते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि नया हमको बेसिन मिला है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब ये तो बड़ा अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का स्ट्रक्चर पूरा भारत में मैप सहित मैं आपको 6, 7 क्लास और 8 क्लास के बच्चों तक को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि कहाँ से गंगा निकलती है, कितना उसका आउटफ्लो बनाता है, कहाँ वो आपका मैदानी क्षेत्र है। इन सब चीज़ों को मैंने सबको एक्सप्लेन करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझाया है और दिखाया है। देखिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी हैं, वो सहायक नदी क्या करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र, जो आपका बेसिन का मतलब होता है रीजन, उसका क्षेत्र डेवलप करती है। यह बेसिन उपोष्ण है, यानी कि गर्म से थोड़ा नीचे कंडीशन है। ये 10 और उत्तर 30 के अक्षांश के मध्य, यानी कि 10 डिग्री से लेकर आपके 30 के बीच में ये आपको चीजें मिलेंगी। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर हम स्पेशल भारत की बात करें तो गोलार्ध कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध ही होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 10 से लेकर आपका 30 के बीच का, यानी कि समझ सकते हैं कि जहां तक विषुवत रेखा का प्रदेश होता है, उस प्रदेश से ऊपर, और ऊपर में कहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जो आपकी कर्क रेखा है उससे भी ऊपर आपका निर्धारण है। कर्क रेखा आपके 23.5 पर है, और जबकि इसका निर्धारण 30 पर है। घग्गर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कह रही ये क्या है? ये सारी नदियां आपकी सहायक नदियां हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों को नमूने ढूंढो कि कौन सी उनकी सहायक नदी हैं, वो उनके आपको नमूने थोड़ा से ढूंढने हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरनदपाद, सुंदरबन डेल्टा है। कह रहे ये सारे क्या है? आपके सुंदरबन आपके डेल्टा है। इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरह से नदी का स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। देख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से आउटफ्लो करती है, अंचल में घुसती है, असम में आती है, और इस तरह से होते होते आते ये बांग्लादेश में यहाँ मिलती है गंगा से। और इधर से गंगा इस तरह से चलती हुई, निकलती हुई, बहुत सारे सहायक नदियों को अपने साथ समेटी हुई, ठीक ये गंगा की मेन धारा इस तरह से चलती है, यहाँ पहुँचती है। और यहाँ इसमें कुछ बिहार की, नेपाल वाली कालीपाली नदी, गंडक, ये सब नदी क्या होती हैं इसमें आपकी सहायक नदी के रूप में क्या होती हैं? ऐड होती चली जाती हैं। गंगा, यमुना, ये कुछ उन सहायक नदियां हैं जो उसमें जुड़ जाती हैं। और फाइनली गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र बंगाल में मिल जाती है, जिनको बोलते हैं पद्मा। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? ये अपना आउटफ्लो बना लेती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको समझना होगा। ये पूरा उतना रीजन है, ये पूरा उतना क्षेत्र है जो आपका फ्लो बनाता है इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे रीजन का, इन पूरी चीज़ों का। तो हम लोगों को इन सबको एक एक करके आपको देखना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, और
कैसे आउटफ्लो है, क्या उनकी दूरी है, क्या चीजें। क्लियर है? और आप अगर इनको देखते रहेंगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से वो आपको क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ भी आ जाएगा। तो आपको इस तरह से सारी चीजों को ध्यान रखना है और याद भी उनको रखना है कि हम लोग इनको कैसे आपका कर सकते हैं, कैसे इनको देख सकते हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषता यह है कि कैरेसी मुख्य विशेषता यह है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः मानसूनी है। मानसून मध्य जून से दिसंबर के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म और शीत ऋतु होती है। भारत का मानचित्र। उन राज्यों का नाम बताइए जिन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। कह रहे उन क्षेत्र का नाम बताना है, उन रीजन का नाम बताना है जहां पर गंगा और बाप के ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा रीजन है, कहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है? बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो हम लोग करें कि यहाँ क्या है, इनकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर्वत को कम लोग कहते हैं कि जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये जो लोग हैं वो आपका मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है, तो अब देखिए जब आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ लोगों का जो घनत्व वसव होगा, जहाँ लोग रहेंगे वो आपके कम होंगे। ठीक है, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। तो जो मानव के लिए जो आपका सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ होगा कि जो आपका मैदान है वहीं सबसे उपयुक्त क्षेत्र होगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि करते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? धान की खेती के लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा होती है, अधिक होती है। धान को क्या चाहिए? आपका पानी बहुत अधिक चाहिए, यानी कि वो पानी चाहे आप उसको ट्वेल के माध्यम से उपलब्ध कराइए या वर्षा के माध्यम से। तो लोग ज्यादातर आपका जहाँ नेचुरल क्षेत्र में वर्षा होती है उसी रीजन में यहाँ बोया जाता है। अब देखिए हमारे उत्तराखंड में वर्षा बहुत ज्यादा है तो हम लोग धान की अच्छी खासी कल्टीवेशन करते हैं। उगाई जाने वाली फसलें गेहूं, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले भी बागान भी देख सकते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं असम में बागान मिलते हैं। बिहार, असम के कुछ मैदानों में सिल्क के आपके कीड़े संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन करते हैं। कह रहे कि बिहार और जो असम है उनमें भी आपके सिल्क के जो कीड़े हैं, लेकिन जो आपका रेशम होता है वो कीट से द्वारा उत्पन्न होता है। कीट उसको खाता है, फिर कीट उसको आपका रेशम के रूप में मतलब पैदा करता है, फिर उसको मशीन में फिल्टर करके उसको धागा धूगा बनाया जाता है। मदन ढाल व पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों वेदिकाओं में फसल उगाई जाती हैं कि जो आपकी पेटी होती हैं, जो आपके चीजें होती हैं, उनमें क्या होती है, इस तरह की ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी उगाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए विभिन्न भू आकृति के अनुसार वनस्पति भी विभिन्नता पाई जाती है। कह रहे पहले बहुत से भू आकार की चीजें हैं जिन पर आपकी विभिन्नता है आपकी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, सूखा पीपल और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पेड़ पाए जाते हैं। कह रहे इसमें आकर देखोगे तो कुछ सागवान भी मिलते हैं, साख भी मिलता है और कुछ आपके पीपल के जो वृक्ष हैं वो सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब यहीं आपका होते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में
घने बांस व झुरमुट पाए जाते हैं। क्षेत्रीय डेल्टा वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार तथा फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कह रहे चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका सिक्किम हो और चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ की जो आपकी क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु वो कैसी है, ठंडी है। और पर्वतों के ढाल होने की वजह से यहाँ क्या मिलते हैं, कॉनीफेरस यानी कि शंकुधारी वन मिलते हैं, जिनकी चोंच कैसी होती है, ऊंची होती है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिए धान की रुपाई किस तरह से होती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में उगते हैं बच्चों, और असम में जो चाय के बागान हैं वो भी एक बार इनको देख लीजिए, ताकि आपको साफ और स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्या चीजें हैं और किस प्रकार से हो रहा है, आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। कह रहे कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र आपके नदी का मैदान है उसमें पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाया जाता है। मगर मतलब मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है, जो आपके ये सारे रीजन है इन क्षेत्रों में। देखिए किस तरह से दिखाई देगा आपको चित्र में। नदी के साफ जल, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कलकला, हिल्सा मछली सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। ये बच्चों रेहू जो होती है ये मछली की प्रजाति है, और बहुत सारी और ऐसी प्रजाति हैं जो बड़ी फेमस हैं और ऐसा बोलते हैं कि बड़ी लोकप्रिय हैं, लोग इनको खाने में यूज़ करते हैं, और जो एक काफ़ी महंगी रूप के मात्रा में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसी एक मछली होती है आपकी झींगा मछली, जो वर्ल्ड में बड़ी डिमांडेबल है इंडिया की। और देखिए जो झींगा होती है वो इंडिया में जो आपका हमारा गंगा वाला रीजन है उसमें बहुत फेमस है खाने के रूप में, और देखने में अट्रैक्टिव वाइब। अगर आप लोग देखोगे तो गंगा डॉल्फिन को हमारा जलीय जीव भी है। लिख लीजिए कि हमारा जलीय जीव कौन सा है, तो आप कहेंगे हमारा जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन। डॉल्फिन छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो आपकी पानी में छलांग लगाती रहती हैं, आपका कूदती रहती हैं बच्चों, उनको ध्यान देना है। देखिए एक सींग वाला जो आपका गैंडा है वो कहाँ मिलता है, असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ भी है उसको देखिए। और वहीं आपके मिलते हैं मगर। मगर का मतलब है आपका मगरमच्छ, आपके क्रोकोडाइल। और वेदिका कृषि देखिए, वहां बोलते हैं कृषिनुमा खेती, पहाड़ में ऐसी तो होती है शिफ्टिंग। देखिए पहाड़ मतलब आपकी सीढ़ी नुमा होती है, सीढ़ी बनी होती है, तो ऐसी तो खेती करते हैं। देख लिया। अब देखिए झील जीवक का साधन है। कह रहे जो झील है वो जीविका का साधन है, उस साधन को थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको आपको देखना है, ठीक, और समझना है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक मछली की विभिन्न प्रजातियों पालने के लिए उसने अपने साथ मछुआरों बरिंदर, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन यानी के चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। मछली झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वहाँ जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें हैं। खेत की जुताई के लिए भैंस उपयोगी की जाती है। वहाँ बहुत संतुष्ट है। नदी से पकड़ने व खाने बेचने के लिए काफी मछली होती हैं, जिन्हें पकड़कर शहरों के पासों में बेच जाता है, यानी कि शहर के आसपास में उनको बेच देता है। यह समुदाय प्राकृतिक के साथ समरसता बनाकर रहता है। समरसता मतलब है सिंपल की व्यक्ति का और प्राकृतिक का जो तालमेल है वो आपका बराबर का, यानी कि उसकी तरफ से कोई भी प्राकृतिक को नुकसान नहीं होता, इस रूप में समरसता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण झील तक नहीं पहुंचता तब तक मछली पालन को कोई खतरा नहीं है। यानी कि ये सिंपल हो गया है
कि जो शहर का वेस्टेज पानी होता है आता है वो हमारे जो झील का तंत्र है, जो तालाब का तंत्र है, उसको डिस्टर्ब कर देता है और बड़ा ही हार्मफुल होता है। ये हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, हमको देखने की आवश्यकता है। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई प्रकार के बड़े शहर एवं आपके कस्बे स्थित हैं। बहुत सारे शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे, जिनमें 10 लाख से भी अधिक आबादी के लोग इस गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा इन उद्योगों में गंदा पानी बहकर नदी में, जिससे नदी प्रदूषित होती है, बेसिन या सुविकसित तंत्र स्थापित होता है। और कह रहे हैं कि ये जो सारे तंत्र हैं वो आपके स्थापित होते हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के कुल 4 मार्ग विकसित हैं। कह रहे गंगा और ब्रह्मपुत्र में बेसिन की यातायात के 4 सिस्टम हम लोगों को डेवलप किए गए। मैदानी इलाकों के लोग सड़क, रेल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी तट क्षेत्र में जलमार्ग यातायात की प्रणाली प्रभावी माध्यम से कोलकाता हुगली नदी के पास, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़ी जो पतन है वो मिलते हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर इसमें यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद व गंगा यमुना नदी के संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बोध सूप, लखनऊ या लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट संस्कृति जैसे कई आपके दर्शनीय स्थल है। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्थल है। अब देखिए, मानस जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में, उसमें कैसे एक बाघ है जो आपका लेटा हुआ है, उसकी आप सुंदर और लौकिक जो इमेज है आप उसको लिख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया। चलिए, अब एक बार आपने शहर को देखिए। इस जैसे ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, वैसे मैं आपको 4-5 प्रश्न घर से करने के लिए दूंगा, और आपको उन 5 प्रश्नों को, 4 प्रश्नों को जो भी हैं आप उनको घर से करके लाएंगे, और मैं कल उन प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले देखिए, पूछिए, कोई डाउट है, नहीं तो फिर मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दूंगा, और उन प्रश्नों को आप लोगों को घर से करना है और घर से करके उनको लाना है। ध्यान है। चलिए, आपके पास कुछ समय है, आपको 30 सेकंड है। आप लोग चैप्टर में कुछ भी पूछना है आप पन्ना पलट सकते हैं। कोई चीज इसमें समझ नहीं आई हो, कोई आपको ग्लोब के माध्यम से कुछ पूछना है, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है तो, किसी प्रकार का बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों को डाउट है तो चलिए, नहीं है तो कोई बात ही ना, आगे बढ़े फिर। देखिए, अब देखिए कुछ चीजें हैं। क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में तेजी से लगने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया गया कि भारत में लोग क्या करें, स्वच्छता की तरफ, और सार्वभौमिक स्वच्छता की, यानी कि जो सब जगह जो हमारे पब्लिक प्लेस है उन पर, और हर जगह स्वच्छता रहे, इस दिशा में तेजी से केंद्रित होने के लिए हमने एक मिशन चलाया जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, और हमने गांधी जी के जन्म पर ये किया। ठीक, फिर है और इसके साथ ही एक देखिए अगला चीज शुरू करना है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा बच्चों? नमामि गंगे। अब देखिए, बनारस का शहर कितना अद्भुत लगता है, ये आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक, तो अब जैसे कि ये प्रश्न हूं, चलिए मैं अब ये प्रश्न आपके समक्ष आपको मिल गए हैं। सबसे पहले उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां अमेजन बेसिन स्थित है। मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है। अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं? दूसरा क्वेश्चन, अमेजन नदी वर्षा के लिए कौन कौन से पक्षी हैं यहाँ? अमेजन नदी के लिए कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? अगला है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? और एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? ये सारे प्रश्न आपको करके लाने हैं, नहीं तो कल मैं इनके आंसर
आप लोगों को बता दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और इसको आपका समाप्त किया और इसको हम पूरा पढ़ चुके हैं। कल हम लोग आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इसको हम ले लेंगे सेकंड लास्ट को, और आप लोग घर से पढ़ के आइए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।